नमस्कार दोस्तों। चाइना की एक कंपनी है जिसका नाम है बीटा बोल्ट। इसके द्वारा एक परमाणु बैटरी विकसित की गई है। ये परमाणु बैटरी 50 सालों तक बिना चार्ज किए ही बिजली पैदा कर सकती है। ये खासियत है इसकी परमाणु बैटरी की। ये सिक्के के आकार की है। ये जो परमाणु बैटरी विकसित किया गया है चाइना की कंपनी बीटा बोल्ट के द्वारा, ये सिक्के के आकार की है। इसकी खासियत है कि 50 वर्षों तक बिना चार्ज किए ही बिजली का उत्पादन कर सकती है। तो आइए जानते हैं इसकी क्या है खासियत, जो बैटरी चाइना की एक कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। इस बैटरी में एक सिक्के से भी छोटी है, थोड़ा छोटा ही है। इसमें 63 यानी कि 63 परमाणु के आइसोटोप यानी कि जो परमाणु के समस्थानी है वो लगे होते हैं इसमें। ये रेडियो आइसोटोप जो ऊर्जा होती है उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि जो रेडियो आइसोटोप के द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। बीटा बोल्ट का दावा है कि यह परमाणु टेक्नोलॉजी जो है पारंपरिक धारणाओं को चैलेंज भी करती है और परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए जो लघुकरण है उसको प्राप्त करने के लिए दुनिया की पहली बैटरी है। छोटे मात्रा में अगर परमाणु ऊर्जा की जरूरत है तो इस बैटरी से आसानी से मिल सकता है। इसको चार्ज करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। कंपनी का दावा है कि 2025 तक यानी कि 2025 आते आते ये जो बिजली बैटरी है ये 1 वाट की बिजली पैदा कर सकती है। 1 वाट की बिजली पैदा करने की कैपेसिटी इस बैटरी की बनाई गई है। इसका इस्तेमाल कहाँ किया जा सकता है? एआई में, यानी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसमें किया जा सकता है, और उसके साथ जो उसके उपकरण है उसमें किया जा सकता है। चिकित्सा उपकरणों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। माइक्रो प्रोसेसर, सेंसर्स, ड्रोन, माइक्रो रोबोट, इन सब सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये खासियत है इसकी बैटरी की, जो परमाणु बैटरी चाइना के द्वारा विकसित किया गया है। चाइना की कंपनी बीटा बोल्ट के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है भैंस लड़ाई मोह जूझ। तमिलनाडु, महाराष्ट्र में जिस तरीके का जो सांड की लड़ाई और भैंसों की दौड़ होती थी उसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने उन सब सारी चीज़ों पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो जो असम के अंदर जो भैंस की लड़ाई होती है जिसे मोह जूझ कहते हैं, इसे भी बैन कर दिया है। लेकिन राज्य सरकार की जो असम सरकार है उसके पहल से 9 साल के बाद इस जो पारंपरिक भैंस की लड़ाई है इसे बहाल कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। यह आयोजित कहाँ होता है? असम का जो अहोटपुरी है वहाँ पर, नगांव जिला है अहोटपुरी, वहाँ पर ये आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? जो असम की जो सांस्कृतिक परंपरा है उसको पुनर्जीवित करना, और उसके साथ साथ जो पारंपरिक सांडों की लड़ाई जिस प्रकार से उसको संशोधन को बरकरार रखा गया था कि जो सांडों की लड़ाई तमिलनाडु में होती थी, जल्लीकट्टू और सब भैंस की लड़ाई होता है, उसको बहाल किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उसी प्रकार मोहजूज को भी बहाल कर दिया गया है। तो आइए मोहजूज के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जो भैंस की लड़ाई होती है असम के अंतर्गत, ये 200 साल पहले की परंपरा है। 200 सालों से पहले से ही परंपरा चली आ रही है। इसे बताया जाता है कि जो 30वें अहोम राजा थे स्वर्गदेव रुद्र सिन्हा, उन्हीं के द्वारा इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। इसे माघ बिहू के दौरान ही जो अगतगुरी है उसमें एक खेल के रूप में इसे सेलिब्रेट किया जाता है, गेम के रूप में। देखिए यहाँ पर 2 भैंस को इसमें लड़ाया जाता है। ये जनवरी फरवरी में असम में आयोजित एक महत्वपूर्ण फसल उत्सव है, यानी कि फसल उत्सव है। फसल जब विकसित होता है उस समय इसको करते हैं, मतलब सेलिब्रेट करते हैं। यह आयोजन माघ बिहू के सांस्कृतिक उत्सव का एक पार्ट भी है। माघ बिहू का जो उत्सव है उसका एक पार्ट है। जंगली भैंस के बारे में अगर जानते हैं तो जंगली भैंस जलोढ़ घास के मैदान हो गया, दलदल हो गया, नदी घाटियाँ हो गया, ये सब सारी चीज़ों पर निवास करते हैं। जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है यानी कि 1972 है, उसके तहत इसे अनुसूची फर्स्ट में रखा गया है। इसके तहत जो IUCN है उसके रेड लिस्ट में इसे विलुप्त यानी लुप्त प्राय घोषित किया गया है। उसके साथ साथ किस आधार पर इसे बैन किया गया था? जो पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम है 1960, इसी के तहत इसे बैन किया गया था। क्योंकि ये अधिनियम कहता है कि जानवर को अनावश्यक रूप से दर्द देना या पीड़ा देने से रोकने के लिए ये सब सारी क्रूरता वाली जो प्रथा है उसे बैन कर देना चाहिए। उसके साथ साथ भारतीय पशु कल्याण बोर्ड बनाम और ये नागराज 2014 मामला जो सुप्रीम कोर्ट का आया था उसमें जल्लीकट्टू और बैलगाड़ी दौड़ जैसी जो मनोरंजन गतिविधियां थी और बैलों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो अभी तो उसे बहाल कर दिया गया है। आगे है पीला रतुआ रोग है। ये गेहूं में लगता है।
ये क्वेश्चन तो सीधे फैक्ट बन जाएगा। जो पीला रतुआ रोग है इसकी यह किस फसल से संबंधित है, तो गेहूं से संबंधित है। गेहूं में लगता है खास करके ये जो गेहूं है ये इसमें पीलापन आ जाता है, पीलापन धारी आ जाता है जिसका देख सकते हैं। हरियाणा में जो हरियाणा का ज़िला है मुख्य ज़िला, वहाँ पर ये देखने को ज़्यादातर मिल रहा है नॉर्थ इंडिया में, जहाँ तक ये गेहूँ की रोपाई मतलब जो जहाँ तक गेहूँ की बुआई होती रहती है। पीला रतुआ एक कवक रोग है, यानी कि फंगस से संबंधित रोग है। पत्तियों में पीली धारियाँ बनकर गेहूँ की जो फसल है उस पर प्रतिकूल प्रभाव डालता रहता है। यदि पीला रतुआ रोग देखा जाए तो आगे फैलने से रोकने के लिए अनुशंसित उपाय जैसे कि कुछ दवा होती हैं, प्रोपिकोनोल्स होते हैं, टेबुकोनाजोल्स होते हैं, इन सब सारी चीज़ का छिड़काव करके इसे रोका जा सकता है, यानी कवकनाशी दवा को इस्तेमाल करके इस रोग को रोका जा सकता है। आगे है, कोहरे का विश्लेषण करने के लिए इनसैट उपग्रह का उपयोग किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब सहित उत्तर भारत के बड़े हिस्से में दिसंबर 2023 से भारी कोहरा पड़ रहा है। तो भारत का जो मौसम विज्ञान विभाग है उसके द्वारा इस कोहरे का एनालिसिस करने के लिए, इसको ट्रैक करने के लिए सैटेलाइट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। किन सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इनसैट 3D सैटेलाइट्स है और इनसैट 3DR सैटेलाइट्स है। इन दो सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करके ट्रैक किया जा रहा है कोहरे को, और उसके साथ साथ कोहरे को किस प्रकार से रोका जाए उसकी गतिविधियों के बारे में जानकारी इकट्ठा की जा रही है। वेदर सैटेलाइट ये ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट में ही जो मौसम संबंधित सैटेलाइट्स है ये मूव करती रहती है। तो क्या खासियत है इसकी और इसके बारे में जानते हैं। इसमें क्या क्या लगा हुआ है, इसमें एडवांस इमेजिंग सिस्टम लगा हुआ है जो परावर्तक के रूप में, जैसे कि जो भी रिफ्रैक्शन है उसका और चमक के साथ जो भी उसका टेम्परेचर होता है उसका एनालिसिस करके पता करता है कि किस प्रकार से कोहरे को हटाया जा सकता है। इसमें बर्फ़ और बादल में भी डिफरेंस कर लेता है। जैसे इसमें विभिन्न प्रकार के स्पेक्ट्रम लगे हुए हैं, स्पेक्ट्रम बैंड लगे हुए हैं। इन बैंडों का इस्तेमाल किया जाता है कि बर्फ़ और बादलों के बीच में कितना अंतर है, और ये टेक्नोलॉजी इस प्रकार से काम करती है कि दिन और रात दोनों का डेटा इकट्ठा कर सकती है और चक्रवात को भी मॉनिटर्स कर सकती है। इसमें एडवांस रेडियोमीटर लगा हुआ है 3DR जैसे उपग्रहों में एडवांस रेडियोमीटर्स है, बेहतर जो स्थानिक रूप से रिजोल्यूशन है और कार्यक्षमता है उसको प्रोवाइड्स कराता है। तो ये था इसके बारे में। और उसके साथ साथ वायुमंडलीय साउंडर्स लगे हुए हैं, और उसके साथ उपग्रह और रंग बर्फ का विश्लेषण करने के लिए जो इनसैट 3D है जैसे सैटेलाइट्स है, सोलर परावर्तक और चमक जो तापमान होते हैं, जो टेम्परेचर्स का जो चमक होती है तापमान होते हैं उसमें जो रंग होता है हरा, लाल हरा नीला, इन सब सारे रंगों का इमेजिंग करता है। तो इससे पता चल जाता है कि कोहरे कितना डेंस है और इससे किस प्रकार से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है चांके, एक शहर है पेरू का, इसी के पास चाइना के द्वारा एक बंदरगाह, एक नया मेगा पोर्ट विकसित किया जा रहा है, एक परियोजना चलाया जा रहा है। इससे चाइना को फ़ायदा क्या होगा कि जो दक्षिण भारत नहीं, दक्षिणी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका के जो देश हैं वहाँ तक उसका व्यापार बढ़ेगा और उस चाइना को विस्तार भी मिलेगा। तो चीनी राज्य के स्वामित्व वाली कंपनी है एक कास्को शिपिंग है, उसी के स्वामित्व वाले $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया गया है पेरू के तट के करीब, जैसा कि फिगर में आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये पेरू राज्य है, पेरू देश है, इसी तट के करीब ये जो मेगा पोर्ट परियोजना है चलाया जा रहा है, किसके द्वारा, चाइना के द्वारा चलाया जा रहा है। तो इसकी क्या खासियत है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं और पेरू के बारे में जान लेते हैं। पेरू दक्षिण अमेरिका का एक देश है जो अमेजन वर्षावन की एक पार्ट के रूप में है। एंडीज पर्वत भी वहाँ पर फैला हुआ है। प्राचीन इनका शहर भी है, माचू पिचू का घर भी है, प्राचीन शहर जहाँ पर लोग देखने के लिए ये यानी कि वो गंतव्य के रूप में काम करता है। वहाँ पर जो पर्यटक होते हैं वो आते हैं इन सब समृद्ध स्थलों को देखने के लिए। आगे है महायोगी वेमना के बारे में दिया है। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा इनकी जयंती के अवसर पर इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी। महायोगी वेमना को अपने एक्स पर ट्वीट भी किया गया था इनकी श्रद्धांजलि और इन्हें याद करते हुए। तो इनकी खासियत के बारे में जानेंगे और इन्हें भी जानेंगे जो महायोगी वेमना है। ये आंध्र प्रदेश में एक संत थे। वेमना का जन्म आंध्र प्रदेश के जो कडप्पा जिला है वहाँ पर हुआ था, गांडी कोटा में। वह एक भारतीय दार्शनिक और तेलुगु भाषा के कवि थे। वे अचल योगी, कवि और समाज सुधारक भी थे। उनकी कविताएं सरल भाषा और देसी मुहावरों के लिए जानी जाती थी। वे योग, ज्ञान और नैतिकता के विषयों पर चर्चा करते थे। उनकी कविताएं विभिन्न विषयों का अनुसरण करती है, जैसे सामाजिक, नैतिक, व्यंग्यात्मक और रहस्यमय।
उनमें से अधिकांश जो अटावेल्डी है यानी कि नृत्य करने वाली महिलाएं हैं, वो अपना एक सीध में खड़ी रहती हैं। वो कविताओं के बारे में भी इन्होंने बताया है, उल्लेखनीय कार्य किए हैं, सत्काम भी किए हैं, इनके द्वारा किया गया है। आगे है अमृत उद्यान के बारे में दिया है। अमृत उद्यान चर्चा में क्यों आ गया? ये दिल्ली में स्थित है अमृत उद्यान। तो इस चर्चा में क्यों है इसके बारे में जानते हैं। 2 फरवरी से ध्यान रखिएगा, 2 फरवरी से 31 मार्च तक इसे खोला गया है जनता दर्शन के लिए, कि यानी कि आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। 2 फरवरी से 31 मार्च तक खुला रहेगा, या आम लोग आकर यहाँ पर देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। सप्ताह में सिर्फ एक दिन बंदी रहती है, वो भी सोमवार को सप्ताह में एक दिन बंदी रहती है, यानी कि सप्ताह के आप 6 दिन जाकर एंजॉय कर सकते हैं अमृत उद्यान में। इस उद्यान के बारे में जानते हैं। आज़ादी का जब अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था, उसी समय राष्ट्रपति भवन के अंदर जो मुगल गार्डन है, राष्ट्रपति भवन के अंदर ही जो मुगल गार्डन है, इसका नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया है। इसी का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है। लगभग 15 उद्यानों के समूह को सामूहिक रूप से अमृत उद्यान कहा जाता है। जो अमृत उद्यान है, इसमें छोटे बड़े मिलाकर 15 टोटल उद्यान इसमें स्थित है। इसकी खासियत क्या है, इसके बारे में जानेंगे। 1911 में जब अंग्रेजों के द्वारा 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से ट्रांसफ़र हुई थी दिल्ली में। भारत की राजधानी जब कलकत्ता से दिल्ली की तरफ स्थानांतरित किया गया था, उसी समय वायसराय की हाउस बनाने के लिए, जो वायसराय है उनके लिए राजधानी और उनका घर बनाने के लिए लगभग 400 एकड़ 4000 एकड़ 400 एकड़ नहीं 4000 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया था। उसी समय एक इंजीनियर थे जिनका नाम था सर एडविन लुटियंस नाम था। इन्हीं के द्वारा जो रायसीना हिल्स यानी पहाड़ी थी दिल्ली के अंतर्गत, उसी पर डिज़ाइन किया गया कि 400 एकड़ में किस प्रकार से बनाया जाए। तो उसी समय पारंपरिक ब्रिटिश संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए एक उद्यान बनाना शामिल किया गया था। तत्कालीन वायसराय की जो पत्नी थी लेडी हार्डिंग थी, उन्हीं ने योजनाकारों से बताया कि जो मुगल शैली है उस शैली में उद्यान को बनाया जाए। तो उसी हिसाब से जो 4 बाग शैली है उस शैली में बनाया गया है मुगल गार्डन को। जम्मू कश्मीर में मुगल गार्डन है, जो ताजमहल के आसपास का जो उद्यान है, और भारत के जो फारस के लघु चित्र हैं, इन सब सारे प्रेरणाओं को लेते हुए 4 बाग शैली में मुगल उद्यान को बनाया गया है, मुगल गार्डन को बनाया गया है। खासकर उसे अब अमृत गार्डन यानी अमृत उद्यान कर दिया गया है। तो ये था। इस प्रकार से 4 बाग की संरचना किस प्रकार से है? इस प्रकार से है कि एक सांसारिक जो स्वप्न लोक है वो दिखाया गया है, इसमें जन्नत को भी दिखाया गया है, साथ साथ मनुष्य और सभी प्राकृतिक तत्वों को एक साथ सह अस्तित्व के रूप में दिखाया गया है। इस प्रकार से इसे डिज़ाइन किया गया है। इसका जो डिज़ाइन है लेआउट यानी कि आयताकार बनाया गया है। इसमें समान खंड काटे गए हैं और बीच बीच में पार्क दिया गया है। फिर उसके बाद पानी की फव्वारे, सब सारी व्यवस्थाएं इसमें किया गया है। तो ये था। अभी 2 फरवरी को खुलने वाला है। 2 फरवरी से और 31 मार्च के बीच में आप दिल्ली जाकर इस उद्यान का लुत्फ़ उठा सकते हैं। अमृत गार्डन यानी कि जो मुगल गार्डन, इसका नाम बदल गया है। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।